नमस्कार, जी संगम देख रहे हैं आप। बड़ी खबर इस वक्त यही बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? बनारस। कब आ रहे हैं? 24 अप्रैल को आ रहे हैं। और किस लिए आ रहे हैं? नामांकन करने आ रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश से चुनावी लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी का कैडर खासा उत्साहित है। ये उत्साह बनारस में चुनावी और नामांकन की तैयारियों में दिख रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि नामांकन के मौके को ऐतिहासिक बनाया जाए, ताकि पहले मोर्चे पर ही विरोधियों की हवा निकाल दी जाए। इसके लिए बीजेपी की कोशिश 24 अप्रैल को काशी को मोदीमय बनाने की है। वहीं उत्तर प्रदेश में मोदी लहर को भुनाने के लिए भी पार्टी ने हर स्तर पर रणनीति तैयार कर ली है। तो काशी को नरेंद्र मोदी का दोबारा इंतजार है। 24 अप्रैल को मोदी को नामांकन करना है और उनके 4 प्रस्तावक कौन होंगे, इस पर बनारस से लेकर दिल्ली तक, विदेशों तक चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी की स्थानीय इकाई ने 10 प्रस्तावकों के नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे हैं, जिनमें से अंतिम 4 प्रस्तावक पर खुद नरेंद्र मोदी ही फैसला करेंगे। नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को वाराणसी सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। इसके लिए बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी मोदी के नामांकन को दिलचस्प बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी की कोशिश नामांकन के जरिए मोदी को बनारस की संस्कृति और परंपरा से जोड़ने की है। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी के लिए ऐसे प्रस्तावक खोजे जा रहे हैं जिनकी पहचान काशी और काशी की संस्कृति से जुड़ी हो। मोदी के प्रस्तावकों में सबसे पहला नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस गिरधर मालवीय का लिया जा रहा है। बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय के पोते जस्टिस गिरधर मालवीय ने भी मोदी के प्रस्तावक बनने पर सहमति जता दी है। मैं उनके नाम का प्रस्ताव करना चाहूंगा, तो मैंने कहा मैं बहुत प्रसन्नता होगी मुझे, मैं अवश्य प्रस्ताव करूंगा। तो मोदी जी को इतनी शक्ति मिले कि वो पूरे देश का विकास जैसे गुजरात का हुआ वैसा ही विकास कर सके। काशी की पहचान उसकी कला और संस्कृति से होती है। बीजेपी नेताओं ने शास्त्रीय संगीत और ठुमरी के जाने माने कलाकार पद्म भूषण छुन्नू लाल मिश्र से भी मोदी का प्रस्तावक बनने के लिए संपर्क किया है। पंडित छुन्नू लाल मिश्र ने भी मोदी का प्रस्तावक बनने पर अपनी सहमति जताई है। जो हमको पहले बुलाएगा और जो हमारा सम्मानित कर रहा है, जो बुला रहा है, तो उसको हम जरूर करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी इच्छा है कि मोदी जी आगे बढ़ें। हालांकि बीजेपी की इस मुहिम को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब के बेटे और पोते ने मोदी का प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया। बिस्मिल्लाह खान के परिवार का कहना है कि संगीत और सियासत में कोई मेल नहीं और खान साहब भी कभी किसी पार्टी से नहीं जुड़े, लिहाजा वो भी किसी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक नहीं बनेंगे। उनका फोन आया, इसका जवाब नहीं दिया तो हमारे बेटे आफाक हैदर उनके घर रात में गए और शकील भाई तो उन्होंने लिख के दिया कि हम लोग प्रस्तावक नहीं बनेंगे। मोदी के प्रस्तावकों में राज परिवार के सदस्यों से लेकर पप्पू चाय वाला और पान माले तक हो सकते हैं। स्थानीय बीजेपी की ओर से केंद्रीय चुनाव समिति को 10 प्रस्तावकों के नाम भेजे गए हैं। हालांकि अंतिम 4 प्रस्तावकों का फैसला खुद मोदी करेंगे। बहरहाल इतना तो साफ है कि मोदी का नामांकन बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। रवि कुमार के साथ अमित सिंह, जी मीडिया, वाराणसी। वहीं मोदी के नामांकन के लिए भले बीजेपी नेता कार्यकर्ता तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, इसे एकदम परफेक्ट और फ्लॉलेस बनाना चाहते हैं, लेकिन मोदी के नामांकन के समय को लेकर बनारस के ज्योतिषियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि 24 अप्रैल को भद्रा नक्षत्र है, जो किसी भी शुभ काम के लिए अच्छा नहीं माना जाता। काशी में बीजेपी का हर कार्यकर्ता इन दिनों जोश से भरा हुआ है। जोश में हो भी क्यों न, आखिर पार्टी का सबसे बड़ा नेता वाराणसी से चुनाव जो लड़ने आ रहा है। वाराणसी में मोदी के नामांकन की तारीख 24 अप्रैल तय की गई है। इसके लिए बीजेपी बड़े स्तर पर तैयारियां कर रही है, लेकिन बनारस के पंडितों और ज्योतिषियों ने मोदी के नामांकन की टाइमिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक 24 अप्रैल को भद्र नक्षत्र है और भद्र नक्षत्र में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। तो जो नामांकन का काल है उसमें भद्रा है और कुंभ राशि की भद्रा पृथ्वी पर होने के कारण क्षतिकारिणी होती है, हानि पहुंचाती है। तो प्राइम मिनिस्टर बनने का जो महान उद्देश्य मोदी जी का है
वो इस भद्रा के कारण दुष्प्रभावित होगा। मोदी के नामांकन को लेकर बनारस के कई ज्योतिषियों ने शुभ तिथि 17, 20 और 22 अप्रैल निकाली थी। ये माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को पर्चा भरने बनारस पहुंचेंगे, लेकिन बाद में मोदी के गुजराती पंडितों ने नामांकन के लिए मृत लोक की भद्रा का दिन यानी 24 अप्रैल का दिन सुझाया, जिससे बनारस के पंडित हैरत में हैं। बनारस के पंडितों का कहना है कि अगर मोदी 24 अप्रैल के दिन नामांकन करते हैं तो उन्हें महामृत्युंजय मंदिर के दर्शन करने होंगे। 17, 20, 22 बहुत अच्छा था। हो सकता है कि अति व्यस्तता के कारण समय न निकाल पाए हों। अब इनके लिए तो यही अच्छा होगा कि महामृत्युंजय मंदिर में जाएं और वहां दर्शन करके तब नामांकन में भाग लें, अन्यथा जो हरी इच्छा। ज्योतिषियों ने अपनी राय जाहिर कर दी है। हालांकि अब देखना ये है कि मोदी बनारस के ज्योतिषियों की राय को कितना अहमियत देते हैं। अमित सिंह, जी मीडिया, वाराणसी। वहीं 24 अप्रैल का दिन बीजेपी के लिए बेहद ही खास दिन है। इस दिन पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन इस दिन पर पड़ने वाले भद्रा नक्षत्र को लेकर तमाम बातें हमने अपने दर्शकों को बताई जो ज्योतिषी मान रहे हैं। मसलन ये दिन मोदी के नामांकन के लिए अशुभ है, ये काल सही नहीं माना जाता। मोदी के नामांकन को लेकर बनारस के कई ज्योतिषियों ने शुभ तिथि 17, 20, 22 अप्रैल निकाली थी और ये तय था कि 22 को मोदी पर्चा भरने बनारस पहुंचेंगे, लेकिन बीजेपी ने नामांकन की पूरी तैयारी करी। बाद में मोदी के गुजराती पंडितों द्वारा नामांकन के लिए मृत्युलोक की भद्रा का दिन 24 अप्रैल सुझाए जाने से बनारस के पंडित हैरत में हैं। लेकिन कुछ धार्मिक विद्वान ऐसे हैं जिनका मानना है कि पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत बड़ौदा से हो चुकी है, इसलिए इसका असर दूसरे दौर यानी कि वाराणसी में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो थोड़ा जीत का अंतर कम हो सकता है। तो जो नामांकन का काल है उसमें भद्रा है और कुंभ राशि की भद्रा पृथ्वी पर होने के कारण क्षतिकारिणी होती है, हानि पहुंचाती है। तो अगर इस दिन को और इस मुहूर्त को उन्होंने स्वीकार किया है तो निश्चित तौर से अच्छे ज्योतिषी से परामर्श नहीं लिया गया है। कोई भी उत्तर भारतवर्ष का बेहतर ज्योतिषी भद्रा में और भी पृथ्वी पर रहने वाली भद्रा में नामांकन करने का आदेश नहीं दे सकता। तो प्राइम मिनिस्टर बनने का जो महान उद्देश्य मोदी जी का है वो इस भद्रा के कारण दुष्प्रभावित होगा। भद्रा में मांगलिक कार्य मना किए जाते हैं, युद्ध के लिए नहीं मना किया जाता है कि युद्ध में आप नहीं कर सकते हैं, कोई नया कार्य करने के लिए मना किया जाता है। इनका तो अभियान लगातार चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये अभियान पहले नहीं चल रहा है। इन्होंने नामांकन गुजरात में करा चुके हैं, तो गुजरात में जब नामांकन करा चुके तो नामांकन की सेकंड प्रक्रिया होगी। पहली प्रक्रिया का जो परिणाम है वो बड़ौदा से, बड़ोदरा में जो नामांकन कराया उस समय किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था। पहला अभियान माने किसी कार्य के प्रारंभ करने पर भद्रा का दोष निश्चित रूप से माना जाता। चुनाव में किसी प्रकार का भद्रा केवल एक ही जगह प्रभाव देगी, यानी बनारस में ही देगी, उसी नामांकन में चुनाव में परिणाम देगी। तो जितने भारी मतों से जीतना चाहते हैं उसमें हो सकता है कुछ मतों की कमी आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वाराणसी से चुनाव पराजित हो जाए। वाराणसी से भी चुनाव जीतेंगे और वहां से भी चुनाव जीतेंगे। तो राय अलग अलग है, लेकिन वाकई 24 अप्रैल का दिन, जिस तरीके से ये भी खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी चाहे स्वेरिंग इन सेरेमनी हो या फिर कोई शुभ काम करना हो या किसी अपने सद्भावना मिशन की शुरुआत करनी हो तो डेट का चयन ज्योतिषियों के अनुसार करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो एक खबर ये भी है कि क्या उस ट्रेडिशनल सोच से अलग होकर इस सुपरस्टिशन को तोड़ने की कोशिश है। एक और जहां काशी को नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार है, वहीं नरेंद्र मोदी अपनी छवि को लेकर और जागरूक हो रहे हैं। बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों के नेताओं के विवादित बयान से परेशान मोदी ने ट्वीट कर दिया और सभी नेताओं को हिदायत दी या फिर यूं कहें संदेश दिया कि मुद्दों से, जो विकास और डेवलपमेंट के मुद्दे थे, उससे ये सो कॉल्ड बीजेपी के समर्थक या वेल विशर ना भटके, सोच समझकर बयान दें। नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान जाने की नसीहत देने वाले गिरिराज सिंह मुश्किल में हैं, क्योंकि एक और जहां गिरिराज सिंह पर इस बयान को लेकर अब तक 2 केस दर्ज हो चुके हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी ने भी गिरिराज के बयान को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि ऐसे बयान स्वीकार नहीं किए जा सकते। मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान को खारिज करता हूँ।
और ऐसे बयान देने वालों से अपील भी करता हूं कि वो कृपया ऐसा करने से बचें। बीजेपी का शुभचिंतक होने का दावा करने वाले ऐसे बयान देकर विकास और सुशासन पर लड़े जा रहे चुनाव अभियान की दिशा को बदल रहे हैं। बेहद खुशी के साथ पूरा देश बीजेपी की तरफ देख रहा है कि वो केवल विकास और सुशासन के मुद्दों पर ही लोगों के बीच जाएगी। विवादित बयान देने के बाद उस पर अड़ियल रवैया दिखाने वाले गिरिराज सिंह ने मोदी के ट्वीट के बाद अब चुप्पी साध ली है। सारी चीज सार्वजनिक है, मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। पार्टी जो निर्देश देगी वो करेंगे। दरअसल मसला सिर्फ गिरिराज सिंह के बयान का नहीं है, बल्कि वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया का बयान भी बीजेपी पर विरोधी हमलों का सबब बना हुआ है। हालांकि तोगड़िया के बयान की जांच शुरू हो गई है। वहीं तोगड़िया ने अपने खिलाफ साजिश का अंदेशा जताया है, लेकिन इन सबके बीच विरोधी पार्टियों ने हमले तेज कर दिए हैं। ऐसे वो सारे लोग जिन्होंने ऐसे भड़काने भाषण दिए हैं, बयान दिए हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की किसी के प्रति सहानुभूति नहीं होना चाहिए। गवर्नेंस का एजेंडा है, इसीलिए तो ये इतने अच्छे अच्छे वक्तव्य आ रहे हैं गिरिराज सिंह से, तोगड़िया से। क्या मोदी ने इनको निष्कासित किया है? क्या गिरिराज का टिकट हटाया गया है? क्या उसने खुद ने अपने शब्द वापस लिए हैं? तो ये नूरा कुश्ती, ये घड़ियाली आंसू नहीं चलेंगे। जनता सच समझती है, जनता सच मानती है। चुनावी लड़ाई में बदजुबानी के कई किस्से सामने आ चुके हैं और जब भी ऐसा होता है सभी दल एक दूसरे को उपदेश देने में जुट जाते हैं। इस बार भी यही हो रहा है। देखना होगा कि आगे ऐसी सियासत का निशाना कौन बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नरेंद्र मोदी के लिए वाराणसी में उनका वॉर रूम तैयार है। केंद्रीय चुनाव कार्यालय में बने इस वॉर रूम के जरिए पूरे चुनाव का संचालन किया जाएगा। हमारे संवाददाता अमित ने इस वॉर रूम का जायजा लिया कि आखिर किस तरह से ये रूम फंक्शन कर रहा है। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में इस वक्त क्या हो रहा है, हम इसका जायजा लेने यहां पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा ये नरेंद्र मोदी का वॉर रूम भी कहा जा सकता है इसको। तो नरेंद्र मोदी के वॉर रूम में अभी क्या कुछ हो रहा है, हम इसका जायजा लेंगे। बनारस के रथ यात्रा रोड पर बने केंद्रीय चुनाव कार्यालय में बना है बीजेपी का वॉर रूम, जहां से नरेंद्र मोदी के पूरे चुनाव का संचालन किया जा रहा है। दिल्ली में बने केंद्रीय वॉर रूम की तरह ही इस वॉर रूम में भी चुनावी गतिविधियों की छोटी से छोटी बात पर नजर रखी जा रही है। लगातार यहाँ मंथन का दौर जारी है, कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चुनाव प्रचार समिति के जो प्रमुख हैं अशोक धवन जी, जिनके पास ये जिम्मेदारी है कि नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार हो कैसे, उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से रणनीति बन रही है। यहाँ एक समिति बनाई जा रही है, बूथ समिति। महिलाओं के लिए अलग से बूथ समिति बन रही है, युवाओं के लिए अलग से बूथ समिति बन रही है। महिलाओं में हर बूथ पे 5-5 महिलाओं की नियुक्ति हो रही है, युवाओं में 10-10 युवा हर बूथ पर नियुक्त हो रहा है। 20-20 लोग बूथ समितियों में बन रहे हैं। इस तरह से सभी बूथों पे लगभग 955 बूथों पे लगातार कार्यकर्ता जनसंपर्क कर रहे हैं। यहाँ पर व्यवस्था देख रहे लोगों की माने तो इस वॉर रूम में कई छोटी छोटी समितियां बनाई गई हैं, जो चुनावी मुद्दों से लेकर बूथ स्तर तक की तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। जरा चुनाव प्रचार समिति के जो मुखिया हैं अशोक धवन जी, अशोक जी से बात करेंगे। देखिए, संचालन समिति 51 लोगों की है। इसके अलावा 16 व्यवस्था संबंधी समितियां हैं। वो 16 व्यवस्था समितियों में हर समिति में 10-10 कार्यकर्ता है जो उन सारी व्यवस्थाओं को संभालेंगे। बीजेपी ने अपने मकसद को कामयाब बनाने के लिए 51 लोगों की संचालन समितियां बनाई हैं। 16 समितियां व्यवस्था संबंधी हैं, जबकि हर समिति में 10-10 कार्यकर्ता रखे गए हैं। तो रणनीति और लक्ष्य एक ही है। रणनीति और लक्ष्य यही है कि अब तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतने बड़े मार्जिनल वोट से कोई नहीं जीता हो, और इसके लिए 51 लोगों की चुनाव संचालन समिति का गठन कर लिया गया है। इसके अलावा भी कई उप समितियां हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव में रणनीति बनाने का काम कर रही हैं।
नरेंद्र मोदी किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, इस पर लगातार मंथन का दौर जारी है। साफ है, तैयारी खासी दुरुस्त है और कोशिश ये कि मोदी को इतने वोटों के अंतर से जिताया जाए ताकि उनके आलोचकों और विरोधियों को न केवल करारा जवाब दिया जा सके बल्कि दिल्ली का सफर मोदी शानदार तरीके से तय कर सके। समय समय पर यूपी बीजेपी के प्रभारी, केंद्र में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी यहां आएंगे और जायजा लेते रहेंगे कि चुनाव की जो रणनीति बन रही है, चुनाव में जो प्रचार का काम हो रहा है, कैसे और किस दिशा में आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, वाराणसी। तो 2014 की सबसे बड़ी चुनावी जंग में तकनीक की ताकत को हर सियासी दल समझ रहा है। इसकी तस्दीक कर रहे हैं चुनावी वॉर रूम। लखनऊ में मोदी का वॉर रूम बनाया गया है जहां चुनाव से जुड़ी हर रणनीति को आखिरी रूप दिया जा रहा है। बीजेपी के वॉर रूम में संवाददाता अमिता पारुल पहुंची। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं और यही वजह है कि जब बात आती है प्रचार प्रसार की तो तमाम जो और विरोधी हैं उनसे वो काफी आगे नजर आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे राज क्या है, ये जानने के लिए हम आईटी सेल लखनऊ में पहुंचे हैं और आपको दिखाएंगे अंदर की तस्वीरें, क्योंकि अंदर प्रवेश वर्जित है। लेकिन आज हमारे कैमरे से ये बच नहीं पाए। हमारे साथ कमलेश शर्मा जी हैं जो आईटी सेल के इंचार्ज हैं। सर, जिस तरह से सोशल मीडिया में काफी आगे है नरेंद्र मोदी, आपको लगता है कि आईटी सेल कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है इसलिए ऐसा? भाई आईटी सेल का ही ये काम है कि जो कि आज के आधुनिक समय के जो भी हमारे संचार माध्यम हैं, वो चाहे सोशल मीडिया है या हम कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचने के लिए चाहे एसएमएस के द्वारा, वॉइस एसएमएस के द्वारा या फोन कॉल्स के द्वारा, ये सभी आईटी सेल के द्वारा ये सारी चीजें की जाती हैं। यहाँ पे अपना फेसबुक अपडेशन का काम, ट्विटर अपडेशन का काम, सोशल मीडिया एक्टिविटीज के अतिरिक्त यहाँ से अभी जैसे थोड़ी देर बाहर आपने देखा वहाँ पे वीडियो को कट करके वीडियो तैयार करने का काम। बाकी पूरे प्रदेश के हमारे जो भी बूथ वाइज जो डाटा है, डाटा की एंट्री, और उसको फिर हमारा एक इधर आपको सर्वर है जिस सर्वर के अंदर हम लोग अपना पूरा डाटा हम लोग एंट्री करके रखते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो सोशल मीडिया या आईटी सेल जिस तरह से काम कर रहा है उसका असर है, या क्या मानते हैं आप? अगर हम प्रचार प्रसार करते होते तो शायद चुनाव के इतने अंतिम पड़ाव, लगभग अंतिम पड़ाव धीरे धीरे आने वाला है, तब आप लोग यहाँ पे आए। हम लोग प्रचार प्रसार नहीं करते, हम काम करते हैं। क्या ऐसी नई तकनीक आप लेकर आए हैं यूपी में? सोशल मीडिया तो खैर सभी लोग चलाते हैं, लेकिन अपने पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो पूरे एक एक गांव में, शहर शहर में, गांव में जो हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, डिवोटेड है, वो हर पल पल की चीजें वो उसमें दे रहे हैं। आज का आधुनिक युग है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आधुनिक सुविधा का इस्तेमाल कौन कैसे करता है। कैमरामैन जयप्रकाश उपाध्याय के साथ अमिता पारुल, जी मीडिया, लखनऊ।